मॉनसून को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को दिए हर वक्त अलर्ट रहने के निर्देश। सभी जिलों के डीएम से बनाए संवाद। विधानसभा का सत्र गैरसैंण से प्रस्तावित। अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आया नया अपडेट। ऑनलाइन हो सकेगा लिव इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन। घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं। भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक। गढ़वाल कमिश्नर ने श्रद्धालुओं से कहा जहां हैं वहीं रहें। यात्रा से बचने की एडवाइजरी जारी। भूस्खलन से 109 मार्ग बंद। उफान पर नदियां, लोग परेशान। पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी। कई उड़ानें रद्द। 2 दिन और रहेगा भारी बारिश से खौफ का साया। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है कालाडूंगी से, जहां पर लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अंतर्गत हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे की पुलिया कालाडूंगी के पास विधरामपुर गांव के समीप क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते देहरादून से हल्द्वानी आदि जगहों से आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते काफी मार्ग अवरुद्ध हैं। आज सुबह यह हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे की पुलिया भी तेज बहाव के चलते काफी हद तक बह गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से तेज बहाव वाली जगह का निरीक्षण किया है और आमजन से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। वहीं कालाडूंगी एसडीएम रेखा कोहली ने लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यथाशीघ्र क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत कर आवाजाही सुचारू करें। तो वहीं किसी आपदा से निपटने के लिए एसडीएम कालाडूंगी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव को अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है और साथ ही बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की, तो वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी, और जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जहां कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन सालों तक क्षेत्र की जनसंख्या को उठाते आए हैं, तो वहीं उनके बीच में रहकर जनहित में कार्य कर रहे हैं। वहीं भाजपा का प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना, जो कि बाहरी प्रदेश से आया है, उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। नहीं करी, और यही हाल पूरे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मंगलौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। वहाँ के समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रत्याशी इस बार उन्होंने उतार दिया, वो तो अपनी इंटरनल लड़ाई से ही जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं, वो ही करतार सिंह भड़ाना को पचा नहीं पा रहे, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है। सारे गलत कार्यों में उनको संलिप्तता उनकी रही है। उसके अलावा कपड़ों की तरह पार्टी उन्होंने बदली है। तीसरा, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। वो बाहरी प्रदेश से, हरियाणा से आते हैं, और ऐसा व्यक्ति यदि सदन में पहुंच जाएगा तो फिर उत्तराखंड का क्या हश्र होगा। अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर आपसी लेन देन को लेकर एक मारपीट की घटना के बाद विकासनगर बाजार में तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन व पुलिस ने रेहड़ी वालों पर जबरदस्ती कार्रवाई करते हुए पूरे शहर की रेहड़ियों को कोतवाली पालिका में जब्त कर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि जब पालिका प्रशासन ने रेहड़ी वालों को रोजगार के लिए लोन दिया है और शुल्क लेकर रेहड़ी चलाने का लाइसेंस जारी किया है, तो एक रेहड़ी वाले की घटना को आधार बनाते हुए पूरे बाजार में गरीब लोगों की रेहड़ियों पर जेसीबी का पंजा क्यों चला दिया। से गरीब ठेली वालों का उत्पीड़न हुआ है, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनकी ठेली को तहस नहस किया है। उनके बारे में, उनके रोजगार के बारे में आज यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। इसके बारे में कहा गया है कि भाई कोई भी मसला, किसी का लड़ाई झगड़े का हो तो सजा ठेली वालों को, गरीब लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, और उनके लिए जो क्राइटेरिया पहले से है बाजार के अंदर, जब तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बन रहे हैं तो उसमें उन्हें खड़े होकर उनका व्यापार
करने देना चाहिए। उसका कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई करो, उसे कोई नहीं कह रहा। और अगर कभी कोई अतिक्रमण की ऐसी कार्रवाई पूर्व में भी होती रही है, लेकिन उसमें पहले अल्टीमेटम दिया जाता है। बिना अल्टीमेटम के तो उनको उठाना, तोड़ना, फोड़ना, नगर पालिका में वो रजिस्टर्ड है, नगर पालिका से उन पर लोन है, वो गरीब लोग कहां से देंगे, कहां से अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी से भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जनपदों की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट रहने पर और हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट रहने और हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही है। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जहां एक और शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो रही है, तो वहीं कुसुमखेड़ा चौराहे पर जल भराव होने के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और तहसीलदार सचिन कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों व टीम के साथ मिलकर जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए पानी को डायवर्ट करने के निर्देश भी दे दिए हैं। 10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन कड़े प्रयासों के बीच दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरते हुए दिखाई दे रही हैं। इस बात पर भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी दिखाई नहीं देती है। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस की कमर टूटी हुई है और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस संगठन कहीं भी खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। जो छुटपुट बयानबाजी होती है वो नेताओं के, जो थोड़ा बहुत जिनका अपना कोई निर्वाचित प्रतिनिधि है या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ये अपनी फेस सेविंग के लिए बयानबाजी करके अपनी राजनीति को बचाने का काम करते हैं। धरातल पर कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस संगठन नाम की चीज़ उत्तराखंड में अब बची नहीं है। देखिए, जहाँ तक मंगलौर का प्रश्न है, अगर भाजपा अपने संगठन या अपनी नीतियों के प्रति इतनी आश्वस्त है तो क्या कारण है कि एक आयातित उम्मीदवार हमारे सामने, जो न उत्तराखंड का रहने वाला है, उसकी जन्मभूमि उत्तराखंड नहीं, उसके कर्म भूमि का कोई संबंध हरिद्वार से, ये अपने आप में दर्शाता है कि उनकी मंशा कुछ दूसरी है। वो केवल धन बल के प्रयोग से चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। मंगलौर के सम्मानित मतदाताओं ने लोकसभा में कांग्रेस को अपार समर्थन दिया है और ये लोकसभा का चुनाव एक बात और स्पष्ट कर गया है कि इस सब का अस्तित्व समाप्ति की ओर। हल्द्वानी नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम के पूर्वानुमान के रेड अलर्ट के मुताबिक भारी बारिश हुई और अगले 24 घंटे भी इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से नैनीताल जिले में 5 राजमार्ग बंद हैं और इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में औसतन 99.01 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर थाना तल्ली ताल क्षेत्र के लाइब्रेरी के समीप झील किनारे 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को 108 की मदद से जिला हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान दुर्गापुर निवासी अजयपाल के रूप में की गई। मृतक लाइब्रेरी के समीप भुट्टे बेचने का काम करता था। थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 7/7/2024 को प्रातः मुझे एक कॉल आई कि लाइब्रेरी के पास एक व्यक्ति लेटी हुई अवस्था में पड़ा है, संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मैं थाना अध्यक्ष रमेश बोहरा माई फोर्स के मौके पर पहुंचा और मौके पर से ही 108 को कॉल करके उस व्यक्ति को हम अस्पताल बीडी पांडे लाए हैं और परिजन भी मौके पर आ गए थे। तो
और उस व्यक्ति की शिनाख्त अजय पाल निवासी दुर्गापुर तल्लीताल नैनीताल के रूप में के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का लाभ लेने का प्रयास करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए प्रत्येक वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जिन मरीजों को उपचार के पैसे की कमी आती है उनके लिए ये मदद करेगा और ये सुविधा आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा राज्य उत्तराखंड आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीएफए हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तो इससे जो मरीज है जिनको एक कुछ वो पैसे की कमी के कारण या एक अच्छी सुविधा लेने में कई बार पैसा बीच में आता है, तो एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य अगर हम आयुष्मान बनवा के करें तो बहुत ईजी हो जाता है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी आगे। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो न सिर्फ खुद बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी संक्रमित कर सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूर्व ही टीबी को पूरी तरीके से देश से समाप्त कर सके। वहीं बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने इसके लिए 2024 का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि प्रदेश को टीबी से पूरी तरह से मुक्त किया लेकर दून मेडिकल अस्पताल में बैठक की गई है। कॉलेज के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस बैठक में सभी विभागों के एचओडी पीजी स्टूडेंट व इंटर्न शामिल थे और इसमें व्यापक तौर पर चर्चा भी की गई है। हाँ, देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे, टीबी एक इस तरह की बीमारी है जो बहुत ही यंग लोगों को और पूरी फैमिली को परेशान या बीमार कर सकती है। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि इसमें हम 2025 तक टीबी को इतना कम कर लें कि एक बड़ी बीमारी के तौर पर एग्जिस्ट करना बंद कर दे। और उसी क्रम में हमारे जो अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी हैं, उनका भी एक इस तरह का एम और गोल हम लोग को दिया है कि हम 2024 तक नेशनल टारगेट से जल्दी इसको कम कर सकें। तो उसी क्रम में मेडिकल कॉलेज होने के नाते हम लोग की आज कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ नए चेंजेस जो पूरे प्रोग्राम में आए हैं उनके बारे में हमने अपने सभी डिपार्टमेंट्स के एचओडी, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 7 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों में इन 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट हो सके। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के कई विभागों के लोग शनिवार को सड़कों को साफ करने में जुटे रहे ताकि ट्रैफिक में कम से कम रुकावट आए। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं।
जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। भारी बारिश को देखते हुए शनिवार को अल्मोड़ा जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया। अलर्ट भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एरिया में आ रखा है, जिसको लेके मेरे द्वारा ये जो संबंधित जितने थाने हैं, फायर स्टेशन है, इवन जो एसडीआर को उनको अलर्ट रखा गया है और किसी भी परिस्थिति में तैयार रहने के लिए तथा साथ साथ में जितने उपकरण हैं उनको ठीक अवस्था में रखने के लिए पूर्ण रूप से सबको निर्देशित भी कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले में शुक्रवार को भूस्खलन के मलबे ने एक पुरानी सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं देहरादून शहर में लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन के लिए शनिवार और रविवार को भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ से खबर आपको हम बताएंगे, जहां माफिया बदन सिंह बद्दू 5.15 लाख का इनामी। जीवा हत्याकांड मामले में 15,000 के इनामी की बढ़ोतरी। लखनऊ पुलिस ने 15,000 के इनाम की बढ़ोतरी की है। और जीवा हत्याकांड मामले में 15,000 के इनाम की बढ़ोतरी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, कानपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बिठूर के युवक पर दुष्कर्म का आरोप में 20 साल की सजा व 25,000 का दंड मिलने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने पैरवी कर दिलाई सजा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिठूर के युवक पर दुष्कर्म का आरोप, 20 साल की सजा व 25,000 का दंड मिलने की बात सामने आई है। ऑपरेशन के तहत पुलिस ने पैरवी कर सजा दिलवाई है। डीसीपी पश्चिम ने जांच कर रही टीम को पुरस्कार भी दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना बिठूर पर पंजीकृत 2022 में पंजीकृत एक अभियोग जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म से संबंधित था एवं तत्समय आईपीसी की धारा 376 एवं सेक्शन 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग की गुणवत्तापूर्ण विवेचना किए जाने एवं बाद में प्रभावी पैरवी किए जाने की वजह से आज माननीय न्यायालय द्वारा इसमें जो अभियुक्त है विनोद कमल, उसको 20 वर्ष की कठोर कारावास साथ ही साथ 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। और एवं यदि अभियुक्त अर्थदंड नहीं दे पाता है तो उक्त सजा की अवधि 6 मास और बढ़ा दी जाएगी। इसमें डीसीपी पश्चिम महोदय द्वारा विवेचक को और जो पैरवी में लगी हुई टीम है उसको प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। आपकी
बात सामने आई है। परिवार के लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां परिवार के लोगों ने हंगामा किया है और डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल में महिला चल रही थी डायलिसिस और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अस्पताल में महिला की डायलिसिस हो रही थी। बड़ी जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। नौगामा थाना सादात क्षेत्र के रसूलपुर गवरी गांव का पूरा मामला, पनेशिया हॉस्पिटल का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल में महिला की चल रही थी डायलिसिस। श्रावस्ती से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां बाढ़ में फंसी 11 महिलाओं व बच्चों का रेस्क्यू किया गया। देर रात शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान 8 घंटे चला है। सब्जी की रखवाली करने गए लोग बाढ़ में फंसे थे। बाढ़ में फंसी महिला ने घर पर फोन से दी थी सूचना। रेस्क्यू के दौरान डीएम और एसपी मौके पर डटे रहे। फ्लड पीएससी के 6 जवानों ने नागरिकों को बचाया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 6 जवानों ने नागरिकों को बचाया, यह अहम खबर सामने आई है। बाढ़ में फंसी महिला ने घर पर फोन से दी थी सूचना। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं, बारिश को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं और पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जनहानि से प्रभावित परिवारों को जल्द राहत राशि। जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा अथवा पशु हानि हुई, प्रभावितों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने की बात सामने आई है। जनहानि से प्रस्तावित परिवारों को जल्द राहत राशि की बात सामने आई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी।